हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 22 में 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हार्ट लैम्प ग्लोज स्टोरी कलेक्शन विंस द बुकर प्राइज फॉर बानू एंड दीपा। ठीक है, तो हम लोगों ने जब पहले भी द हिंदू किया था उसमें एक बार डिस्कस किया था कि हमारी एक इंडियन बुक को इस साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो फाइनली विनर का अनाउंसमेंट हो गया है और ये अवार्ड है ना, फॉर्चुनेटली हमारी उसी इंडियन बुक को दिया गया है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, और इस किताब का नाम है हार्ट लैम्प। दैट इज वाई आज की जो हेडलाइन है, फ्रंट पेज न्यूज है, हार्ट लैम्प ग्लोज है ना, हार्ट लैम्प बुक का नाम है। ठीक है, स्टोरी कलेक्शन, क्योंकि स्टोरी कलेक्शन है, ये एक बुक जो है 12 स्टोरीज का कलेक्शन है। ये कितनी स्टोरीज है इस हार्ट लैम्प में? 12 स्टोरीज हैं। ठीक है, बिस द बुकर प्राइज फॉर बानू एंड दीपा। तो इस किताब को ओरिजिनली लिखा है बानू मुश्ताक ने, और दीपा ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो ये जो हार्ट लैम्प किताब है ना, जो कि एक स्टोरी कलेक्शन है 12 स्टोरीज का, ये कन्नड़ा में लिखी गई थी ओरिजिनली। ठीक है, तो इस तरह से ये पहली कन्नड़ा बुक है जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई थी, और इसी के साथ ही पहली कन्नड़ा बुक बन गई है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, लेटर ऑन कन्नड़ा में इसे लिखा था बानू मुश्ताक ने। ये बानू मुश्ताक हैं। ठीक है, 77 ईयर ओल्ड बानू मुश्ताक। ठीक है, लेटर ऑन इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा? दीपा के द्वारा। ये दीपा है, मिस दीपा। ठीक है, तो इसके इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन को नॉमिनेशन में भेजा गया था, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन्हीं किताबों को मिलता है जो या तो इंग्लिश में लिखी गई होती हैं या इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होती हैं। तो अगर ओरिजिनली कन्नड़ा बुक की बात करें तो जो ओरिजिनल हार्ट लैम्प है वो नहीं भेजी गई है, उसका ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भेजा गया था नॉमिनेशन के लिए, तो उसी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, बाद में जब ये अवार्ड जिसको मिल जाता है, अगर मान लो ट्रांसलेटेड कैटेगरी में मिला है, किसी ऐसी किताब को मिला है, किसी ऐसी बुक को मिला है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, तो ये अवार्ड हाफ आधा इसकी जो प्राइज मनी होती है ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, समटाइम कहा जाता है कि ये तो अनफेयर है ना, कि जो ऑथर है जिसने ओरिजिनली किताब लिखी है, किसी भी लैंग्वेज में लिखी है, उसकी अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, वेयर एज ट्रांसलेटर का इतना रोल नहीं होता है। ट्रांसलेटर क्या करता है ना, उस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है, एंड जब प्राइज मनी देने की बारी आती है तो इसको क्या कर दिया जाता है? 50-50 कर दिया जाता है। तो लोगों ने कहा ये थोड़ा अनफेयर है ना, बट इस पर आर्ग्यूमेंट ये है, 50-50 करने के पीछे प्राइज मनी को आर्ग्यूमेंट ये है कि भले ही हाँ ना, माना कि ऑथर की अपनी क्रिएटिविटी होती है, ऑथर का अपना ब्रेन होता है, ऑथर की अपनी थिंकिंग होती है ना, बट इस किताब को इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नॉमिनेशन तक पहुंचाने के लिए या नॉमिनेशन में एलिजिबल बनाने के लिए ट्रांसलेटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज अगर ये जो मिस दीपा हैं, अगर इस बुक को हार्ट लैम्प को ट्रांसलेट नहीं करती तो शायद इसे कंसीडर भी नहीं किया जाता, शायद नहीं, डेफिनेटली इसको कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया ही उन्हीं को दिया जाता है ना, उन्हीं किताबों को दिया जाता है ना, जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होती है, ओरिजिनल फॉर्म में लिखी हुई किताबों को नहीं दिया जाता है। तो दैट इज वाई ये प्राइज मनी दोनों के बीच में हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगी। अच्छा, क्या बानू मुश्ताक या हार्ट लैम्प पहले इंडियन है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है? ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए, अभी हम डिस्कस करेंगे, एक होता है मैन बुकर प्राइज और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एक ही इंस्टीट्यूशन देता है, बट इनमें थोड़ा माइनर जो है डिफरेंस है, देखने को मिलेगा आपको। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो ये इंडिया की दूसरी किताब है, सेकंड बुक है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इससे पहले जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज था वो मिला था 2022 में। 2022 में किसको मिला था?
गीतांजलि को, गीतांजलि श्री को मिला था और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था टॉम ऑफ द सैंड। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज कैटेगरी में दूसरी किताब है हार्ट लैम्प एंड दूसरी ऑथर है बानू मुश्ताक, है ना। जबकि अगर ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो अभी तक 9 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। BS नायपाल इंडियन नहीं थे बट इंडियन ओरिजिन के एक राइटर थे, उनको सबसे पहली बार मैन बुकर प्राइज दिया गया था। अभी आगे डिस्कस करेंगे ये जो मैन बुकर प्राइज है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसके डिफरेंस को। ठीक है, गीतांजलि श्री को दिया गया था 2022 में किस किताब के लिए? टॉम ऑफ द सैंड के लिए। और इसको किसने ट्रांसलेट किया था? डेजी रोकविल ने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, और जो हार्ट लैम्प है, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, हार्ट लैम्प को किसने ट्रांसलेट किया है? आपकी मिस दीपा ने ट्रांसलेट किया है। हार्ट लैम्प एक कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट स्टोरीज सिलेक्टेड फ्रॉम हर वर्क रिटन बिटवीन 1990 and 2023 and the translated by Deepa Vasti won the International Booker Prize for 2025 from shortlist featuring book। ठीक है, और इसके अलावा इस किताब ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये दुनिया की पहली ऐसी किताब है ना, जिसको स्टोरी टेलिंग के लिए, है ना, पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इससे पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा रहा है, 2005 से दिया जा रहा है, बट स्टोरी टेलिंग के उसमें नहीं दिया जाता था, नोबेल के लिए दिया जाता था किसी को, है ना, नोबेल के लिए दिया जाता था जनरली, बट पहली बार है जब ये अवार्ड किसी ऐसी बुक को दिया जा रहा है जो स्टोरी टेलिंग पे बेस है ना, तो स्टोरीज पे बेस है ये बिल्कुल। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में, इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है और कैसे ये मैन बुकर प्राइज से अलग है। ठीक है, तो बुकर प्राइज, जब हम बुकर प्राइज की बात करते हैं तो हमें स्लाइट कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक अवार्ड जो हम सुनते हैं वो है मैन बुकर प्राइज, दूसरा है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। देखो जो मैन बुकर प्राइज है ना, उसको मैन बुकर फाउंडेशन ने 1969 में शुरू किया था 1969 में शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने के पीछे, इसको स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये था कि देखो 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो इंडिपेंडेंट हो रहे थे फ्रॉम ब्रिटेन। बहुत सारी ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी, उनको धीरे धीरे इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हो गई, है ना। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश लोग थे, उन्हें लगा कि कहीं ये जो इंडिपेंडेंस है मल्टीपल कंट्रीज की ब्रिटेन से, उससे का कहीं इम्पैक्ट ये ना पड़ जाए कि लोग इंग्लिश से हेट करने लगे, है ना, या इंग्लिश का डोमिनेंस पूरी दुनिया में कम होने लगे। तो इस तरह से इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए मैन बुकर प्राइज को शुरू किया गया 1969 में। ठीक है, अब कैसे इसके थ्रू इंग्लिश को प्रमोट किया जाता था? ये किताब, ये अवार्ड, ये प्राइज सिर्फ ऐसी किताबों को दिया जाता था, ऐसी बुक्स को दिया जाता था जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई होती थी, इंग्लिश में लिखी गई होती थी। ठीक है, और जो मैन बुकर प्राइज है उसका क्राइटेरिया क्या होता था? ब्रिटेन, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ नेशंस में से, है ना, जो लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश में कुछ लिखा होता है उनको ये प्राइज दिया जाता था। ठीक है, लेटर ऑन 2005 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज बनाया गया। इस प्राइज को क्या कर दिया गया? इंटरनेशनल कर दिया गया 2005 में। ठीक है, क्राइटेरिया वही रखा गया कि किताब इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है तब भी चलेगा। डिफरेंस समझ में आया? मैन बुकर प्राइज के लिए किताब ओरिजिनली ही इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए, ठीक है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए किताब क्या है, किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो बट उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है मेनली, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश द इंटरनेशनल बुकर प्राइज का क्राइटेरिया है, और ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश ये
द बुकर प्राइस, जिसे आप मैन बुकर प्राइस कहते हो, उसका क्राइटेरिया है। ठीक है, तो डिफरेंस समझेंगे। मैन बुकर प्राइस 1969 में शुरू किया गया था एंड आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2005 में शुरू किया गया था, 2005 में शुरू किया गया था। प्राइज मनी कितना दिया जाता है इसमें? 50,000 यूरो। ठीक है, एंड ईच ऑफ शॉर्टलिस्टेड ऑथर्स विल बी गिवन 2,500 यूरोज। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इस डिफरेंस को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंटरनेशनल अफेयर्स, विच इज चाइना पाकिस्तान डिसाइड टू इंक्लूड अफगानिस्तान इन सीपैक, है ना। तो हमने कल भी डिस्कस किया था, चाइना पाकिस्तान पे एक आर्टिकल आया था जिसमें पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो चाइना विजिट पे गए। इसाक डार नाम है इनका। ठीक है, बहुत सारी बातें हुई चाइना पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस किया गया इसमें। ठीक है, अब यहीं से एक और न्यूज निकल के आई है कि सिर्फ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना की विजिट पे नहीं गए हैं, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए हैं। कि फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है आमिर खान मुतक्की। ठीक है, और वहां पर यह डिस्कस हुआ चाइना और पाकिस्तान के बीच में कि क्यों ना अफगानिस्तान को भी सीपैक में शामिल किया जाए। अब चाइना तो चाहता ही है कि उसका जो सीपैक है, जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो पूरे दुनिया में फैले, है ना। तो उसे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, कन्विंस करके देखते हैं, अगर अफगानिस्तान कन्विंस हो जाता है ना, देन उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग सीपैक में। तो अब एज पर द पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट, अभी है ना चाइना की तरफ से ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, पाकिस्तान का मीडिया ये क्लेम कर रहा है ना। पाकिस्तान की मीडिया के क्लेम्स के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, नाउ अफगानिस्तान हैज बिकम द पार्ट या फिर पार्टनर फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब इसके इंडिया पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल पड़ेंगे, क्योंकि जो इंडिया है सीपैक को ना तो प्रमोट करता है ना सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अपने रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सीपैक को पढ़ेंगे तो। ठीक है, एंड इंडिया सीपैक को एक खतरा मानता है अपने डोमिनेंस के लिए रीजन में, है ना। इंडिया को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सीपैक है वो दूसरे कंट्रीज में, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर चाइना की आउटरीच को बढ़ा देगा, जिससे इंडिया की आउटरीच कम हो जाएगी और इंडिया के जो रिलेशंस है अपने नेबरिंग कंट्री से वो खराब होने लगेंगे। तो चाइना इंडिया को बट ओबेसी बात है, ये बात पसंद नहीं आएगी, है ना, कि अफगानिस्तान शामिल हो सीपैक में विद पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, क्या है ये सीपैक, क्या क्यों डिस्कस किया जा रहा है इसके बारे में? देखो, अगर सीपैक की अगर हम बात करें तो सीपैक स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चाइना को पाकिस्तान से जोड़ता है, या ऐसा कहें कि चाइना को इंडियन ओशन से जोड़ने का भी काम करता है। ये शुरू होता है चाइना में, एक कासगर नाम का प्रोविंस है, कासगर प्रोविंस से शुरू होता है, और पीओके होते हुए पाकिस्तान, और ये पीओके है हमारा, पीओके होते हुए, एक मिनट, कासगर से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, यहां तक चाइना है, देन ये पीओके में एंटर कर जाता है। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये आपका पीओके है। ठीक है, पीओके होता हुआ एंटर कर जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज हैं, इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है, यहां से होता हुआ ये बलूचिस्तान प्रोविंस में ग्वादर पे जाके खत्म होता है, जहां पे ग्वादर पे चाइना ने क्या बनाया है, एक पोर्ट बनाया हुआ है ना, जिसके थ्रू चाइना का ये प्लान है ना, कि चाइना को डायरेक्टली इंडियन ओशन से जोड़ दिया जाए, है ना। अभी चाइना को जब इंडियन ओशन में आना पड़ता है तो किसके थ्रू आना पड़ता है? मलक्का स्ट्रेट होते हुए, साउथ चाइना सी होते हुए, बे ऑफ बंगाल होते हुए, जिससे चाइना को थ्रेट फील होता है। चाइना को ऐसे लगता है कि अगर हमारे पास कोई अल्टरनेट रूट नहीं होगा तो इन फ्यूचर, इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, इंडिया हमारा जो ट्रेड रूट है वो कट कर सकता है, क्योंकि बेस्ट बे ऑफ बंगाल में इंडिया
डोमिनेट करता है, इंडियन नेवी डोमिनेट करती है पूरी तरह से, ठीक है। अगर हम चाहें तो चाइना को बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं रेस्ट ऑफ एशिया से या फिर रेस्ट ऑफ दुनिया से, ठीक है। अगर आप इंडिया फिर चाइना को अगर एशिया आना होगा तो किसके थ्रू, नॉर्थ अमेरिका, पनामा कैनाल होते हुए, अफ्रीका होते हुए, देन वो एशिया में एंटर कर पाएगा, या फिर मेडिटेरेनियन सी होते हुए, ठीक है। तो चाइना ने प्लान बनाया कि है ना, पाकिस्तान है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसको पैसों की ज़रूरत है, तो इसके साथ एग्रीमेंट किया गया कि हम आपके यहाँ है ना बहुत सारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी रोडवेज, बहुत सारे रेलवे ट्रैक है ना, बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हम आपके यहाँ लेके आने वाले हैं, है ना। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो चाइना के कासगढ़ से शुरू के ग्वादर तक चलेंगी, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को है ना सबसे ज़्यादा जहाँ से पैसे मिलते हैं वहाँ चले जाते हैं वो लोग, है ना। तो इस पर कोई आपत्ति भी नहीं हुई और फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है 2015 में शुरू हो गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट लगभग 3000 किलोमीटर लंबा है, अगर कासगढ़ से लेके ग्वादर तक देखें तो 3000 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। अब आपके कासगढ़ के, चीन के कासगढ़ से लेके कहाँ जाता है, बलूचिस्तान के ग्वादर तक जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है तो लगभग 46 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ये। अब तो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी कॉस्टिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये एक थ्रेट बलूचिस्तान में जैसे कि आपको पता है लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो कई सारे अटैक होते रहते हैं ग्वादर पे, जिससे चाइना को कई बार लगता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे डूब गया। दैट इज़ वाई सी पैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन जोड़ रहा है कि ईरान को जोड़ लेते हैं, अफगानिस्तान को जोड़ लेते हैं, है ना। ईरान तो शामिल हो जाएगा, ईरान शामिल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, ठीक है। बट ईरान के साथ उसके प्लान तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे जब तक अफगानिस्तान शामिल नहीं हो जाता, है ना। तो अफगानिस्तान के शामिल होने से जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये सी पैक है ना, एक जो फेल्ड प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें इंडिया के कंसर्न्स की कि भाई इंडिया को क्या कंसर्न्स हैं, है ना, तो इंडिया के मेजरली 3 कंसर्न्स हैं इसको लेके। पहला तो यही कि भाई जो सी पैक है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है। सी पैक पासिस थ्रू गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वायलेटिंग इंडिया सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो पहला तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बॉयकॉट करने का रीजन इंडिया का यही है। दूसरा है ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट थ्रेटन्स इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी इन एवियन सी एंड एनर्जी ऑयल इंपोर्ट थ्रू द गल्फ ऑफ ओमान। ग्वादर पे पोर्ट बना रहा है चाइना इस प्रोजेक्ट की, हमने लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, है ना, जिससे लगता है कि इंडिया को लगता है कि ग्वादर पर जो पोर्ट बना रहा है चाइना, ये इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं थ्रेटन करेगा, दैट इज वाई इसको सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा रीजन फिनेंशियल है ना। इंडिया का कहना है कि देखो चाइना जहाँ भी इन्वेस्ट करता है वो कंट्रीज के डेट ट्रैप में फंस जाता है और उसके बाद क्या करता है चाइना, उसके लैंड पर कब्जा करने लगता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका को बहुत सारा डेट दे दिया एंड जब श्रीलंका उस डेट को वापस नहीं कर पाया तो उन्होंने क्या ले लिया, उनसे हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया 99 ईयर्स के लिए। तो उन्होंने इंडिया को ये कंसर्न है कि कहीं पाकिस्तान के साथ भी ऐसे हो जाए। पाकिस्तान हमारा एक बैड नेबर है, ठीक है, वी नो, बट अगर आप चाइनीज़ की बात करो, चाइना की बात करो, डिक्टेटरशिप है, रूथलेस नेबर है ना, वो तो नेचुरल हजार्ड्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में अभी तक, वरना अभी तक कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो चुका होता है ना। तो पाकिस्तान इज़ फार बेटर देन चाइना, है ना, अगर इंडिया के कंटेस्ट में सोचें, है ना। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंसे चाइना के, एंड देन पाकिस्तान के लैंड पर ऑक्यूपेशन दिखाएं ये सारे कंट्री आके, ये चाइना आके, ठीक है। तो ये कंसर्न्स हैं, ठीक है। इंडिया ने कुछ स्टेप भी लिए सी पैक को काउंटर करने के लिए। पहला जो इनिशिएटिव है वो है चाबार पोर्ट। ईरान में चाबार पोर्ट बना रहा है इंडिया, है ना, बिल्कुल ग्वादर के पास ही है, 80 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। दूसरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जो इंडिया के गुजरात से शुरू होते हुए ईरान, है ना, मैरीटाइम रूट के थ्रू जाएगा, मैरीटाइम
देन लैंड रूट के थ्रू रशिया चला जाएगा सीधा, अजरबैजान होते हुए, अजरबैजान अर्मेनिया होते हुए रशिया में एंटर कर जाएगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, डायमंड नेकलेस वगैरह वगैरह हो गया, बट वो इस रीजन से ताल्लुक नहीं रखता है, दैट इज वाई हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लॉइन काउंट ग्रोज बाई 32% in 5 years, expand beyond protected areas। लॉयंस है ना, इनकी पॉपुलेशन को लेके अब बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा है इंडियंस में, इंडियन गवर्नमेंट में, और इनको प्रिजर्व करने के लिए समय समय पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते रहे हैं। बट अभी एक गुड न्यूज़ आई है, और ये गुड न्यूज़ दी है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। इन्होंने बोला है कि देखो, जो लॉयंस की जो पॉपुलेशन है ना, वो 1 या 2% ग्रो नहीं करी है, पिछले 5 सालों में 32% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, और एज पर द डेटा, अभी जो गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, वहां पर कितने 891 लॉयंस हैं, 91 लॉयंस हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो, ये जो जिस तेजी से ये पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है लॉयंस की, ठीक है, तो ये आने वाले समय में सिर्फ कोर एरियाज तक, कोर एरियाज क्या होते हैं, है ना, फॉरेस्ट में कोर एरिया होता है जो लॉयंस वगैरह के लिए रखा जाता है, जहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस तेजी से लॉयंस की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है ना, ये जो बहुत जल्दी ये कोर एरिया को ब्रीच कर देगी, यानी कि जो लॉयन की पॉपुलेशन है वो कोर एरिया के बाहर फैलने लगेगी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बहुत जल्द गुजरात को, इंडिया को गिर नेशनल पार्क के बाहर भी लैंड की जरूरत पड़ सकती है फॉर टाइगर पॉपुलेशन। इसके अलावा न सिर्फ गुजरात के बाहर, सॉरी, न सिर्फ गिर नेशनल पार्क के बाहर, बल्कि गुजरात के बाहर पैन इंडिया ऐसी लोकेशंस की जरूरत पड़ सकती है जहां हम टाइगर्स को, लॉयंस को इनहैबिटेट कर सकें। और कुछ प्लेसेस बताए भी गए हैं, जैसे कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश विच इज होम टू ट्रांसलेटेड चीताज वॉज ओरिजिनली इंटेंटेड टू बी द न्यू हैबिटेट फॉर लॉयंस। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस पॉपुलेशन को और बढ़ाने का जो इंटेंशन है वो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट रखती है। दैट इज वाई प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया मार्च में। इन मार्च प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव प्रोजेक्ट लॉयन, ए 2900 करोड़ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव लॉयन हैबिटेट एंड डेवलप न्यू हैबिटेट विद इन गुजरात। ठीक है, तो अच्छी बात है इंडिया के लिए, है ना, कि हमारी जो लॉयन पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है बाय द टाइम। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेवी रिक्रिएट्स टेस्ट शिप बेस्ड ऑन 5th सेंचुरी अजंता पेंटिंग। ठीक है, तो अजंता की जो पेंटिंग्स हैं, है ना, अजंता की जो केव्स हैं उनमें जाके देखो तो बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई है, 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में सबसे फेमस पेंटिंग है एक शिप की, जो ये इंडिकेट करती है कि अब से लगभग 3-4 हज़ार साल पहले भी हमारे जो सिविलाइजेशन थी, जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन थी, वो मैरी टाइम ट्रांसपोर्टेशन से अवेयर थी, यानी कि उनको शिप बनाना आता था। ठीक है, मैरी टाइम सी रूट के थ्रू कुछ ना कुछ ट्रेड वगैरह या फिर टूरिज्म वगैरह कुछ तो होता था। दैट इज़ वाई, है ना, इसी वजह से, है ना, इस तरह की शिप का मॉडल मिला है। तो इंडिया ने एक प्लान बनाया, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि जो शिप अजंता केव में, है ना, इंस्क्रिप्टेड है, उसको हम रियल में बनाते हैं और जो हमारे ओल्ड ट्रेड रूट्स थे वहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, तो 2D मॉडल से, है ना, एक पूरा 3D शिप बनाया गया है और इसको बनाया है इंडियन नेवी ने, है ना। ऐसा नहीं कि इंडियन नेवी ने बना दिया है, इंडियन नेवी इस पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर रही थी, हेड कर रही थी। बहुत सारी पार्टी जिसमें शामिल है, मिलेंगी आपको। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है, नेवी है, होडी इनोवेशंस है। इसके अलावा केरला से आर्टिशंस को बुलाया गया, क्योंकि, है ना, ये बहुत ज़्यादा एंशियंट आर्ट है, तो बिल्कुल एंशियंट लगे तो अच्छा था, है ना। तो इसी वजह से बहुत सारे जो आर्टिशंस हैं उनको बुलाया गया केरला से, और बहुत सारे जो उस समय के जो एंशियंट मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया, लाइक जैसे कॉय रोप, है ना। इसके अलावा वुडन प्लैंक्स, कोकोनट फाइबर, नेचुरल रेजिन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बनाई गई। अच्छा, अब शिप को बना लिया, अब इसे एक नाम देना था, तो इसे नाम दिया गया है INSB
कौंडिन्य। कौंडिन्य कौंडिन्य कौन थे? कौंडिन्य एक हमारे इंडिया के मरीनर थे, ठीक है। तो इनके नाम पर इस शिप को रिनेम किया गया है। अब इस शिप के थ्रू क्या किया जाएगा? इस शिप को भेजा जाएगा जो हमारे एंशियंट ट्रेड रूट्स हैं, है ना, जैसे हम गुजरात से ओमान का ट्रेड करते थे, तो इन सारी डेस्टिनेशंस पे जाएगा जहां पर हम एंशियंट टाइम पे क्या करते थे? ट्रेड करते थे। तो इसी पर्पज के लिए बनाया गया है, जिससे क्या होगा, है ना, हम शोकेस कर पाएंगे इंडिया, पूरी दुनिया को, है ना, कि हमारी जो हेरिटेज है ना, उसमें टेक्नोलॉजी भी थी। और अभी नहीं, 100-200 साल पहले नहीं, 3-4 हज़ार साल पहले जो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज दुनिया कर रही है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो इंडियन सिविलाइजेशन थी वो 3-4 हज़ार साल पहले करती थी। तो टेक्नोलॉजी को शोकेस करना। इसके अलावा कहाँ भेजा जाएगा उन्हें? इस शिप को कहाँ भेजा जाएगा? उन्हीं प्लेसेस पे भेजा जाएगा जहाँ पहले ट्रेड करते थे, है ना। तो जब ये शिप वहाँ जाएगा तो उनके साथ जो हमारे जो कल्चरल बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो गए। तो दैट इज़ वाई इस शिप को बनाया गया है, ठीक है। और यही सोल पर्पज है इस शिप को बनाने का, और शिप का नाम है INSB कौंडिन्य, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, बफ क्रिएशन नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस सेंटर, है ना। तो अभी बफ अमेंडमेंट बिल आया एंड इसको इम्प्लीमेंट करने की है ना बात चल रही है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है ना, और ये पिटीशन कहती है कि जो बफ अमेंडमेंट एक्ट है 2025, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर आप लगा दो स्टे। तो इसी चीज़ पर आर्गुमेंट चल रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है इसको सुन रही है, और इस बेंच को हेड कर रहे हैं इंडिया के चीफ जस्टिस BR गवई। ठीक है। तो जो बफ सपोर्टेड एडवोकेट हैं उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया कुछ दिन पहले कोर्ट में कि जो बफ है ना, जो बफ अमेंडमेंट बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड 26 राइट टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर, आज़ादी देते हैं हर रिलीजन को कि वो अपने अफेयर्स को मैनेज करें, है ना, अपने बिलीफ को फॉलो करें। उसी तरह से जो बफ है ना, बफ वर्ड है वो इस्लाम का एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशल प्रैक्टिस है, क्रूशल पार्ट है। दैट इज वाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है अमेंडमेंट बिल। तो इसको क्या कर दिया जाए? स्टे कर दिया जाए या फिर इसको रिवोक कर दिया जाए। तो इसी आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हुए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है ना, उसके जो एडवोकेट हैं, जिसको एडवोकेट हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि देखो बफ जो है किसी भी रिलीजन का, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। बफ का मतलब होता है चैरिटी। उन्होंने कहा चैरिटी किसी रिलीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। चैरिटी हर रिलीजन में करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये हर रिलीजन में है, बट किसी रिलीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, कि आपको चैरिटी करनी है। एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमैनिटी के नाते, क्योंकि सारे रिलीजन ह्यूमैनिटी के बारे में बताते हैं, तो सब चैरिटी की बात करते हैं। तो यही बात कही है तुषार मेहता ने, कि उन्होंने कहा कि आर्ग्यूमेंट अपने आप में क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन बनाता है, अपना अब स्टे लगाता है या नहीं लगाता है, ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो चलिए आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 23 मई के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।